गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ अनपोलराइज्ड लाइट। कल हम लोगों ने देख लिया था पिछली क्लास में कि किस तरह से अगर हमारे पास एक बल्ब से लाइट निकल रही है तो वो लाइट क्या होगी, आपकी सभी पॉसिबल डायरेक्शंस में उसकी वाइब्रेशन होंगी। ये भी देख लिया था हमारे पास लाइट का जो नेचर होता है, लाइट वेव्स का नेचर कैसा होता है, ट्रांसवर्स नेचर होता है। और ट्रांसवर्स वेव में नेचर में हमारे पास क्या होता है, जो आपका इलेक्ट्रिक, जो आपकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है उसके परपेंडिकुलर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेशंस मिलती हैं और मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेशंस मिलती हैं। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेशन होती हैं, अगर खासकर हम बात करें ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ के लिए, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेशंस हैं वो डोमिनेट करती हैं मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेशंस के ऊपर। जैसे हमारे पास जो रिलेशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेशन में, जो मैग्नीट्यूड ऑफ ई है दैट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू सी। अगर हम वेलोसिटी ऑफ लाइट को मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर मिलता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की वैल्यू बहुत बड़ी होती है एज़ कम्पेयर टू मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। तो इसलिए जब हम बात करेंगे लाइट के बारे में और ख़ासकर ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, तो जब हम वाइब्रेशंस की बात करेंगे तो वाइब्रेशंस में हम कंसीडर करके चलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेशन को। अब हमारे पास कोई भी एक लाइट वेव है, जैसे मान लो एक बल्ब से लाइट निकल रही है, तो हमने जैसे कल भी डिस्कस किया था क्या होता है उसमें, जो एटम्स होते हैं आपके वो एक्साइटेड स्टेट में होते हैं और वो लाइट को एमिट करके ग्राउंड स्टेट में आते हैं। तो एक एटम लाइट को एमिट करके ग्राउंड स्टेट में आया, उसकी एक पॉसिबल डायरेक्शन होगी। दूसरा एटम लाइट को एमिट करके एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आया, तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की वाइब्रेशंस की एक डायरेक्शन होगी। तो अगर हम एक बीम ऑफ लाइट की बात करें तो उसके अंदर इस तरह की बहुत सारी वेव्स आपके पास होती हैं। तो इस तरह की बहुत सारी वेव्स होंगी, तो एक लाइट के, एक जो आपकी बीम ऑफ लाइट के अंदर जो आपके पास आएगी, उसके अंदर जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके अंदर जो आपकी लाइट वेव्स जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वाइब्रेशन होती हैं वो हर पॉसिबल डायरेक्शन में आपको मिलेंगी। अगर हम मान के चल लें कि हमारी लाइट प्लेन ऑफ पेपर की, एक पेपर ले लिया आपने, उस पेपर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है, मतलब लाइट वेव्स आपकी जो बीम ऑफ लाइट है, जो वो आपकी, जो आपका एक पेपर है उस पेपर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्या होगा, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। मतलब कि अगर डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर है, तो जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेशन होंगी वो क्या होंगी, इन दी प्लेन ऑफ पेपर होंगी, वो पेपर के अंदर रहेंगी। ठीक है, तो अब वो किस डायरेक्शन में आपको मिलेंगी, जैसे यहाँ पे जो फिगर आपको फिगर 1.7 दिखाई दे रहा है, तो इसमें हम क्या मान के चले हैं यहाँ पे कि आपकी इस वाली फिगर में, इस फिगर में हमारे पास क्या है, जो वाइब्रेशंस हैं आपकी, जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है दैट इज़ परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर है। अब उसके अंदर जो आपका यहाँ पे हम देखेंगे, इसके अंदर जो आपकी ये वाली फिगर है, इसमें हम क्या दिखा रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वाइब्रेशन है वो हर पॉसिबल डायरेक्शन में है। तो हम उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, बीच में एक डॉट लगा के हर पॉसिबल डायरेक्शन में हम दिखा देंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वाइब्रेशन आपके पास आपको मिल रही है। ठीक है, इसको हम बोलेंगे एंड व्यू ऑफ, ये जो फिगर बी है इसको हम बोलेंगे एंड व्यू ऑफ वाइब्रेशन ऑफ बीम ऑफ ऑर्डिनरी लाइट। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, जो आपकी ये वाइब्रेशंस हैं हम हर पॉसिबल डायरेक्शन में मिल रही हैं, इसको हम क्या करेंगे, दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में रिजोल्व कर लेंगे। एक, जैसे हमारे पास सपोज हम एक एग्जांपल लें जिसके अंदर हम क्या माने कि हमारे पास कोई भी एक वेक्टर है, जैसे इस तरह से हम एक एग्जांपल लेते हैं, ये आपके पास क्या हो गया, हमने एक्स वाई प्लेन बना लिया, इसमें कोई भी वेक्टर आपके पास आर है, ये आर वेक्टर सपोज एक्स एक्सिस के साथ आपका एंगल बना रहा है थीटा, तो इस आर वेक्टर को हम क्या कर सकते हैं, एक्स और वाई परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में रिजोल्व कर लेते हैं, जिसमें क्या आता है आपके पास एक्स किसके इक्वल होता है, आर कोस थीटा के, और वाई किसके इक्वल होता है आपके पास, आर साइन थीटा के। ठीक है, ये कैसे होगा, अब इसमें आपने, आप इसको यहाँ से कनेक्ट कर दो, ये x हो गया, ये वाला जो आपका है r है, तो इसमें आप जब
ट्रिग्नोमेट्रिक लॉ लगाओगे, कोस थीटा किसके इक्वल होता है, बेस बाय परपेंडिकुलर, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो जब वो लगाओगे तो आपको आर कोस थीटा मिल जाएगा, और यहाँ ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये आपका 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो सेम चीज़ वहाँ पे लगाओगे तो आपको वाई किसके इक्वल मिल जाएगा, आर साइन थीटा के इक्वल मिल जाएगा। तो जो आर वेक्टर था, अब उस आर वेक्टर को आप किस फॉर्म में लिख सकते हो, एक्स कोस थीटा, और वाई एक्स कंपोनेंट उसका किसके इक्वल हो जाएगा, आर कोस थीटा के, और वाई कंपोनेंट क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा के। तो मतलब उस वेक्टर आर को आपने क्या कर लिया, दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में ब्रेक कर लिया। ऐसे ही जो हमारा यहाँ पे जो ये फिगर बी है, इसमें हमारी हर पॉसिबल डायरेक्शंस में इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेशन हमें मिल रही है। उन इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेशन को, जैसे सपोज किसी भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेशन को हम पकड़ें, उसको हमने क्या कर लिया, टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में ब्रेक कर लिया। दूसरे को भी हमने क्या कर लिया, टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में हमने उसको ब्रेक कर लिया। ऐसा करके जो हमारी लाइट थी उसको हमने क्या कर लिया, जो हमें सभी पॉसिबल डायरेक्शंस में मिल रही थी, उसको हमने दो किस में ब्रेक कर लिया, दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में रिजोल्व कर लिया। एक सपोज हमारा परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर आ जाएगा, तो दूसरा हमें किस में मिलेगा, प्लेन ऑफ पेपर में मिलेगा, क्योंकि दोनों कंपोनेंट्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। तो अब उसको रिप्रेजेंट हम किस तरह से करेंगे, उसको रिप्रेजेंट करने का हमारे पास तरीका क्या है। तो जैसे हमारे पास सपोज हम बात करें अनपोलराइज लाइट की, तो अनपोलराइज लाइट में जैसे ये फिगर ए है जो आपका, अनपोलराइज लाइट के अंदर आपको जो वो भी कंपोनेंट मिलेगा जो प्लेन ऑफ पेपर में होगा, और वो कंपोनेंट भी मिलेगा जो परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर होगा, ठीक है। तो जो प्लेन ऑफ पेपर में कंपोनेंट होगा उसको तो हम इस एरो से रिप्रेजेंट करेंगे, और परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर कंपोनेंट को हम क्या करेंगे, बीच में जो डॉट बना हुआ है ना इस फिगर ए में, इससे रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये वाली तो आपकी क्या हो जाएगी, अनपोलराइज लाइट, जिसमें हमारे सभी पॉसिबल डायरेक्शंस में इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेशन मिल रही थी, उसको हमने क्या कर लिया, दो पार्ट्स में ब्रेक कर लिया, दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट में ब्रेक कर लिया। एक तो हमने मान लिया प्लेन ऑफ पेपर में है सपोज, दूसरी परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर है, ठीक है। आपका एक पेपर ले लिया, एक कंपोनेंट तो उस पेपर के अंदर ही है, उस प्लेन में है, और दूसरा हमने क्या कर लिया, उसके परपेंडिकुलर प्लेन में हमने मान लिया। और अब हमारे पास जो पोलराइज्ड लाइट होगी, पोलराइज्ड लाइट में हमें पता है पोलराइज्ड लाइट में आपको क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेशन केवल एक ही डायरेक्शन में आपको मिलेगी। तो या तो वो परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर डायरेक्शन में मिलेगी, या इन प्लेन ऑफ पेपर में मिलेगी। तो जब पोलराइज लाइट प्लेन ऑफ पेपर में रहेगी तो उसको फिगर बी से रिप्रेजेंट करेंगे, एरोस से रिप्रेजेंट करेंगे। जब आपकी पोलराइज लाइट परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर होगी तो उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, फिगर सी से रिप्रेजेंट करेंगे, ये जो डॉटेड लाइन है। तो इस तरह से हमारा ये हो गया रिप्रेजेंटेशन का तरीका। तो आगे कहीं भी जब हम अनपोलराइज लाइट की बात करेंगे तो उस अनपोलराइज लाइट को, जो ये फिगर ए है हमारे पास, ये वाला फिगर, इस फिगर ए से रिप्रेजेंट करेंगे। और जब हम पोलराइज लाइट की बात कर रहे हैं तो वो जो पोलराइज लाइट हमें प्लेन ऑफ पेपर में पोलराइज्ड मिल रही है, तो उसको हम क्या करेंगे, फिगर बी से रिप्रेजेंट करेंगे। और वो हमें परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर में पोलराइज लाइट मिल रही है, तो उसको हम फिगर सी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस तरह से हमारा ये क्या हो गया, रिप्रेजेंटेशन का, लाइट की रिप्रेजेंटेशन का हमारे पास तरीका हो गया, ठीक है। अब हमने देख लिया कि किस तरह से हमें पोलराइज लाइट और अनपोलराइज लाइट हमारे पास रिप्रेजेंटेशन का क्या तरीका है। उसके बाद बात आती है कि हमें पोलराइजेशन किस तरीके से मिलेगी, अगर हमें लाइट को पोलराइज करना है तो वो किस तरीके से कर सकते हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे मेथड्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ पोलराइज लाइट। तो उसमें सबसे पहले आता है आपका पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन। सबसे पहले ये 1808 में लुइस मेलस ऑफ फ्रांस, मतलब लुइस मेलस जो कि एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे, उसने इसको डिस्कस किया था। उन्होंने क्या बोला कि अगर आपकी एक बीम ऑफ लाइट किसी रिफ्लेक्टिंग मीडियम के सरफेस के ऊपर फॉल कर रही है, तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट होगी वो आपकी पार्शियली पोलराइज्ड भी हो सकती है और कंप्लीटली पोलराइज्ड भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन एंगल ऑफ इंसिडेंट। तो अगर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट, एक पर्टिकुलर एंगल पे इंसिडेंट अगर आपकी लाइट हो रही है,
तो उस पर्टिकुलर एंगल पे एक एंगल ऐसा आएगा आपकी, आप क्या कर रहे हो, लाइट को एक सरफेस, जैसे सरफेस हम मान ले एक ग्लास के ऊपर या वाटर के ऊपर आपकी लाइट फॉल कर रही है, तो वाटर का सरफेस के वो भी ट्रांसपेरेंट सरफेस हो गया और ग्लास का भी आपका ट्रांसपेरेंट सरफेस हो गया। ट्रांसपेरेंट सरफेस का मतलब हो गया कि उसके अंदर से कुछ लाइट तो ट्रांसमिट हो जाएगी और कुछ क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंट सरफेस आपका ग्लास का भी मान सकते हो, आप वाटर का भी मान सकते हो। तो उस सरफेस के ऊपर आपकी क्या हो रही है, लाइट आपकी फॉल हो रही है। फॉल होने के बाद उसमें से कुछ लाइट तो आपकी ट्रांसमिट हो गई और कुछ रिफ्लेक्ट हो गई। तो जिस एंगल ऑफ इंसिडेंट पे आपकी लाइट फॉल, अब आपकी लाइट उस सरफेस के ऊपर फॉल करेगी तो वो उस सरफेस के साथ इंसिडेंट लाइट एक एंगल बनाएगी। तो इन्होंने जो लुईस मालस ने जो आपका अपने एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पे जो बात बोली, उन्होंने क्या बोला कि एक पर्टिकुलर एंगल, आप अलग अलग एंगल पे लाइट को इंसिडेंट करा के देख रहे हो, तो एक पर्टिकुलर एंगल ऐसा आएगा जिस एंगल के ऊपर आपको कंप्लीटली पोलराइज्ड लाइट मिलेगी, केवल उसकी क्या होगी, एक ही डायरेक्शन मिलेगी। जो आपकी ट्रांसमिटेड, जो आपकी रिफ्लेक्टेड लाइट होगी ना, उस रिफ्लेक्टेड लाइट में इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेशंस केवल एक ही डायरेक्शन में मिलेंगी आपको, और उस लाइट को आप क्या बोलोगे, पोलराइज लाइट बोलोगे। और जिस एंगल ऑफ इंसिडेंट पे ऐसा हो रहा है, उस एंगल ऑफ इंसिडेंट को हम क्या बोलेंगे, पोलराइजिंग एंगल, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, आईपी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो वो पोलराइजिंग एंगल, जो आपका एंगल ऑफ पोलराइजेशन है या पोलराइजिंग एंगल है, वो पोलराइजिंग एंगल किस पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा आपका नेचर ऑफ द मीडियम, की जिस मीडियम के ऊपर आपकी लाइट फॉल कर रही है। मतलब अगर आपका ग्लास है तो उस ग्लास के लिए आपका क्या होगा, वो एंगल अलग होगा। अगर आपका वाटर के ऊपर आपकी लाइट फॉल कर रही है तो उस वाटर के लिए आपका क्या होगा, एंगल अलग होगा। और वो उसके साथ एंगल ऑफ जो आपका नेचर ऑफ मीडियम के साथ वो आल्सो किस पे डिपेंड करती है, वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट पे भी स्लाइटली डिपेंड करती है, कि जिस वेवलेंथ की आप लाइट को इंसिडेंट करवा रहे हो उस पर भी वो डिपेंडेंट होगी, ठीक है। तो ऐसा किसने बोला, लुईस मेलस ने बोला। उसके बाद आपका आता है ब्रिस्टर्स लॉ। उसके बाद ब्रिस्टर्स नाम के साइंटिस्ट ने इसके ऊपर और एक्सपेरिमेंट्स किए और स्टडी करी। उस स्टडी और एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पे उसने एक लॉ डेवलप किया। उन्होंने क्या बोला, जो आपके ब्रिस्टर्स ने, सर ब्रिस्टर्स ने क्या बोला कि आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है दैट इज इक्वल टू 10 IP। तो मतलब क्या हो गया, उन्होंने ये ला दिया कि जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा किसी भी मीडियम का, वो किसके इक्वल होता है, 10 IP के इक्वल होता है। IP क्या है यहाँ पे, एंगल ऑफ पोलराइजेशन या पोलराइजिंग एंगल, जिस एंगल ऑफ इंसिडेंट के ऊपर आपका कंप्लीटली पोलराइज लाइट आपको मिल रही है। तो उस सर ब्रिस्टर ने क्या रूल दिया, म्यू इक्वल टू 10 IP का उन्होंने रूल दिया, ठीक है। अब उसके बाद उन्होंने इसके साथ एक बात और बोली कि अगर आपकी ऑर्डिनरी लाइट किसी मीडियम, जैसे इस फिगर में आपको दिखाई दे रहा है कि ऑर्डिनरी लाइट अगर आपकी किसी मीडियम, जैसे सपोज ये मीडियम क्या ले लिया यहाँ पे इस फिगर के अंदर, ये मीडियम मान लिया इन्होंने ग्लास का, तो इसके ऊपर ऑर्डिनरी लाइट फॉल कर रही है। उस ऑर्डिनरी लाइट के अंदर हमारा देखो, अब रिप्रेजेंटेशन का तरीका देखो यहाँ पे, जैसे कि अब अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि अगर यहाँ पे ऑर्डिनरी लाइट का मतलब हो गया हमारे पास अनपोलराइज्ड लाइट है, और उस अनपोलराइज्ड लाइट को हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डॉट और एरो दोनों से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। अनपोलराइज्ड लाइट अगर किसी मीडियम के ऊपर फॉल कर रही है तो उसमें से कुछ लाइट तो ट्रांसमिट हो जाएगी और कुछ लाइट क्या हो जाएगी, आपकी रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे जो अगर आपकी एंगल ऑफ इंसिडेंट IP के इक्वल है, तो जो आपकी ट्रांसमिटेड लाइट होगी वो क्या होगी, उस ट्रांसमिटेड लाइट के अंदर तो आपका क्या होगा, अनपोलराइज्ड लाइट ही मिलेगी आपको। दोनों कंपोनेंट्स होंगे पैरेलल भी इन द प्लेन ऑफ पेपर एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर। लेकिन जो आपकी रिफ्लेक्टेड लाइट है उसमें परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर वाला ही कंपोनेंट आपको मिल रहा है। दैट मीन्स उस केस में, रिफ्लेक्शन के केस में आपको पोलराइज्ड लाइट मिल रही है, ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने रिप्रेजेंट किया। उसके साथ उन्होंने ये बोला कि जिस एंगल, अगर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट IP के बराबर है, मतलब आपको रिफ्लेक्शन वाली साइड में आपको कंप्लीटली पोलराइज्ड लाइट मिल रही है, तो उस केस में जो आपकी रिफ्लेक्टेड रे है और जो ट्रांसमिटेड रे है वो एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी, ठीक है। तो ये बात देखते हैं हम किस तरह से प्रूव होती है।
तो इसके लिए हमने क्या कर लिया, ये फिगर हमने डिस्कस कर ही ली, फिगर हमने ड्रा कर ली, फिगर 1.9, इसमें ऑर्डिनरी लाइट ले ली, रिफ्लेक्टेड ले ली और आपकी ट्रांसमिटेड रे ले ली, ठीक है। अब सपोज आपकी जो यहाँ पे आईओ है वो क्या है, इस फिगर के अंदर जो हमें ये फिगर दिखाई दे रही है, इस फिगर के अंदर आपका ये जो आईओ है, ये आईओ क्या है आपका, ये इंसिडेंट बीम है, जो आपकी ओएस है वो आपकी रिफ्लेक्टेड बीम है, और ओपी हमारे पास ट्रांसमिटेड बीम है, ठीक है। तो अब हमारा ब्रिस्टल्स लॉ हमारे पास क्या बोलता है, अभी ब्रिस्टल्स लॉ भी हम पढ़ चुके हैं। ब्रिस्टल्स लॉ क्या बोलता है, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस ग्लास का किसके इक्वल होगा, 10 IP के इक्वल होगा। और स्नेल्स लॉ जो कि हम रिफ्रैक्शन के लिए पढ़ चुके हैं, स्नेल्स लॉ क्या बोलता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट डिवाइडेड बाय एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब एंगल ऑफ इंसिडेंट यहाँ पे इस फिगर के अंदर हम देख रहे हैं कितना है, IP के इक्वल है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपके पास, म्यू किसके इक्वल हो जाएगा, साइन IP बाय साइन R के इक्वल हो जाएगा। R क्या है आपके पास, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। और अब आपके पास ब्रिस्टल्स लॉ क्या बोलता है, म्यू इक्वल टू 10 IP है, दैट मीन्स 10 IP का मतलब हो गया टेन थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा। तो म्यू किसके इक्वल हो जाएगा, साइन IP डिवाइडेड बाय कोस IP के इक्वल हो जाएगा। जब हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे तो आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन IP क्या हो जाएगा आपके पास, साइन IP इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, ये जो यहाँ पे लिख रखा है आपका साइन IP बाई साइन R किसके इक्वल हो जाएगा, साइन IP बाई कोस IP के इक्वल हो जाएगा। और साइन IP से साइन IP कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा, साइन यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, साइन R किसके इक्वल मिल जाएगा, कोस IP के इक्वल मिल जाएगा। नीचे साइन R, ऊपर का तो कैंसिल हो गया, यहाँ ये वाले जब इन दोनों को इक्वेट करेंगे हम, ये किसके इक्वल हो जाएगी, ये वाली टर्म म्यू, ये वाली टर्म किसके इक्वल हो जाएगी, इस वाली टर्म के इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन IP से साइन IP कट गया, नीचे बच गया साइन R, 1 बाई साइन R इज इक्वल टू 1 बाई कोस IP, और वो किसके इक्वल हो जाएगा आपका, दैट मीन्स साइन R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, साइन R इज इक्वल टू कोस IP। और कोस IP को आप क्या लिख सकते हो, साइन 90 माइनस IP, दैट मीन्स R इज इक्वल टू 90 माइनस आपके पास क्या हो जाएगा, IP के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, R प्लस IP इज इक्वल टू 90 डिग्री आपके पास मिल जाएगा। दैट मीन्स जो एंगल ऑफ आपके पास क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन प्लस एंगल ऑफ इंसिडेंट किसके इक्वल हो जाएगा, 90 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। दैट मीन्स जो आपका रिफ्रैक्टेड रे है और जो आपकी रिफ्लेक्टेड रे है, वो दोनों क्या बनाएंगे एक दूसरे, उन दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का आपके पास एंगल आपको मिलेगा इस केस में, ठीक है। अब जो हमने ये डिस्कशन किया था इसका, इसको देखते हैं कि किस तरह से जो हमने ये डिस्कस किया था कि आपकी अगर ऑर्डिनरी लाइट फॉल हो रही है और एक पर्टिकुलर एंगल पे आपका क्या मिल रहा है, आपको कंप्लीटली पोलराइज लाइट मिल रही है, तो ऐसा कैसे होगा। तो जब हम बात करेंगे कि ये इसी फिगर के अंदर अगर हम देखें, ये आपकी मान लो सपोज ऑर्डिनरी लाइट इंसिडेंट हो रही है आईओ। अब क्या होगा, आईओ में दो कंपोनेंट होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन के, एक इन द प्लेन ऑफ पेपर, दूसरा होगा परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर। तो जो कंपोनेंट आपका परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर रहेगा, उस कंपोनेंट के लिए आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट कुछ भी हो, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिक जो कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर है, उसका मतलब हो गया कि आपका उस कंपोनेंट के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेशन होंगी परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर, मतलब क्या बन गया, जो आपका ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस बना, वो उस रिफ्रैक्टिंग सरफेस के इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेशन क्या बन जाएंगी, इस केस में पैरेलल बन जाएंगे। अगर आप इसको इमेजिन करके देखो कि अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेशन को हम बोल रहे हैं परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर है, तो ये सपोज जो हमारा स्क्रीन दिखाई दे रहा है, इसको हम प्लेन ऑफ पेपर मान लें। तो ये अगर प्लेन ऑफ पेपर है, तो जो आपका रिफ्रैक्टिंग सरफेस का जो इंटरफेस है, जो एक्स वाई इंटरफेस है, ये क्या होगा, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर होगा। भाई ये वाला क्या होगा, इसको इमेजिन करके देखो, यहाँ एक्स वाई में ऊपर से नीचे तक एक प्लेन जा रहा है, ठीक है, तो वो परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर हो गया। और हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वाइब्रेशन परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर है, दैट मीन्स वो जो आपका इंटरफेरेंस है, जो आपका इंटरफेस है इन दो रिफ्रैक्टिंग मीडियम्स के बीच में,
उस इंटरफेस के आपका क्या हो, उस प्लेन के क्या हो जाएंगे, वो पैरेलल हो जाएंगी इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेशन। तो अब आपका इस केस में आप देखोगे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ भी रहे, एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज होता रहेगा, लेकिन जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेशन है अगर वो परपेंडिकुलर टू जो आपका प्लेन ऑफ पेपर है तो वो एंगल ऑफ इंसिडेंस के साथ आपकी चेंज नहीं होंगी। अगर वो एंगल ऑफ इंसिडेंस के साथ चेंज नहीं होंगी तो दैट मीन्स आपके पास क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, आपको जो लाइट मिलेगी, रिफ्लेक्टेड लाइट मिलेगी, वो क्या मिलेगी, हमेशा परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर मिलेगी। तो रिफ्लेक्टेड लाइट जो परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर मिलेगी वो क्या होगी, आपकी कंप्लीटली पोलराइज्ड होगी। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर, अब जो आपकी ये जो जो ये कंपोनेंट है, मतलब जो आपके परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर या फिर जो इंसिडेंट प्लेन, जो इंटरफेस था आपका, उस इंटरफेस वाले प्लेन में जो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के कंपोनेंट्स थे वो आपको क्या मिलेंगे, किस में मिल जाएंगे, वो आपको मिलेंगे, उनका हमेशा क्या होगा, आपका रिफ्लेक्शन होगा। लेकिन उसके साथ दूसरे जो आपके पैरेलल वाले कंपोनेंट्स बच गए उसका भी रिफ्लेक्शन क्या हो सकता है, हो सकता है। लेकिन आईपी एंगल पे क्या होगा, उस पर्टिकुलर एंगल पे जाके आपका क्या हो जाएगा, जो आपका पैरेलल टू प्लेन वाले जो कंपोनेंट्स थे उनकी वो क्या कर लेगा, टोटली उसको ब्लॉक कर देगा। इसलिए उस एंगल पे आपको क्या, रिफ्लेक्टेड रे में केवल परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर वाले कंपोनेंट ही मिलेंगे। रिफ्रैक्टेड रे में आपको दोनों कंपोनेंट्स मिल सकते हैं, प्लेन ऑफ पेपर वाला भी और परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर वाला कंपोनेंट भी। ठीक है, तो इस तरह से हमें, जैसे यहाँ पे इसमें दिखा रखा है, ये ए बी सी बना के फिगर बना के, जैसे जो प्लेन था ना आपका, ये IOS था, जो उसको ABC बना के और इसी तरह से रिप्रेजेंट कर रखा है कि उसमें रिफ्लेक्शन किस तरह से होगा आपका। तो यहाँ पे ग्लास के लिए जो आपका IP की वैल्यू होती है वो 57.5 डिग्री होती है। लेकिन अब हमने यहाँ पे देखा कि वो किस पे डिपेंड कर रही है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है जो आपका μ=10 IP हमारे पास था, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका वेवलेंथ ऑफ लाइट पे भी डिपेंड करता है। तो इसलिए अगर आपके पास क्या है, एक मोनोक्रोमेटिक लाइट फॉल कर रही है उस मीडियम के ऊपर, तो आपको क्या मिलेगी, कंप्लीटली पोलराइज लाइट मिलेगी। मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब हो गया एक सिंगल वेवलेंथ की लाइट, है ना। तो और अगर आपको मोनोक्रोमेटिक लाइट नहीं आपकी फॉल नहीं कर रही है, एक सिंगल वेवलेंथ की लाइट फॉल नहीं कर रही उस मीडियम के ऊपर, आपकी जो लाइट फॉल कर रही है वो किस तरह की कर रही है, जिसमें डिफरेंट वेवलेंथ्स हैं, तो उस केस में आपको कंप्लीटली पोलराइज लाइट नहीं मिलेगी, क्योंकि जो एंगल ऑफ पोलराइजेशन IP होगा वो अलग अलग वेवलेंथ के लिए अलग अलग हो जाएगा। तो इसलिए अगर आपको कंप्लीट पोलराइज लाइट चाहिए तो आपको किस तरह की लाइट फॉल करवानी पड़ेगी, उसके ऊपर मोनोक्रोमेटिक लाइट फॉल करवानी पड़ेगी, है ना। तो इसी के साथ हमारा, इससे आगे का हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।